हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एसएसटी पैडागॉजिकल क्वेश्चंस। तो देखिए, एसएसटी पैडागॉजी में बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज जिसमें क्या होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप उनको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं स्टेटमेंट वाले होते हैं। स्टेटमेंट वाले जिसमें 2 स्टेटमेंट आपको दी होगी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इसमें क्या होता है, आपको जो कही गई बात होती है, जो स्टेटमेंट है, उसको चेक करना होता है क्या वो सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट में यही चेक करना होता है, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग उनके आंसर देने होते हैं। और थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो असर्शन और रीजनिंग का होता है। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले देखना पड़ता है कि दोनों स्टेटमेंट पे जो बात कही गई है वो दोनों अपने आप में ट्रू हों। ठीक है, और फिर जो रीज़न है ये चेक करना होता है कि जो असर्शन का जो रीज़न है क्या वो सही ढंग से असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ये मेजरली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो एसएसटी पैडागॉजी में। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है। चलो इसको करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बिलो आर दी 2 स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात बिल्कुल सही है। जब से हम जन्म लेते हैं और मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो लर्निंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कहता है लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस आउटसाइड द स्कूल प्रेमिसेस। देखो, लर्निंग की या एजुकेशन की 2 टाइप की इंस्टीट्यूशंस होती हैं। एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल लर्निंग इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जहाँ पर हम एक सर्टेन टाइम टेबल के साथ, एक सर्टेन टाइम के साथ और एक फिक्स्ड कोर्स के अंदर लर्निंग करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे लर्निंग के फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हो गए। ठीक है, और जबकि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, जहाँ पर हमें किसी फिक्स टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है, किसी फिक्स सिलेबस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम कुछ भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि होम, ठीक है, और नेबरहुड, अपने आस पड़ोस से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो ये कहना गलत होगा कि लर्निंग जो है वो कैन नॉट टेक प्लेस आउटसाइड द स्कूल प्रेमिसेस, कि स्कूल के बाहर लर्निंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में कह रहे हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ये बात बिल्कुल गलत है, एक स्टेटमेंट गलत है इसमें। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं है। थर्ड इज स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, बिल्कुल सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 4th स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत ही नहीं जब आंसर मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। अब हमें नॉट ट्रू ढूंढना है कि इसके लिए क्या सही नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन, गलत इस कॉन्सेप्ट के लिए गलत जो है वो हमें चूज़ करना है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हमें जानना होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है।
फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो कि ड्यूरिंग द क्लास होता है, ठीक है। ये नेचर में डायग्नोस्टिक होता है, यानी डायग्नोस्टिक मतलब कि ये बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है कि बच्चा किस एरिया में उसकी पकड़ या नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी है, और ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर अभी उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए इसको डायग्नोस्टिक नेचर का कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट को। तीसरी चीज़ है, जब हमें पता लग जाता है कि बच्चे का वीक वाला एरिया कौन सा है या फिर कहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो टीचर जो है वो अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में बदलाव लाता है, ठीक है, और फिर उसके बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको और इम्प्रूव करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया फॉर्मेटिव असेसमेंट आर अ वे फॉर टीचर टू फ्रिक्वेंटली चेक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन अ कोर्स। ये बात अभी मैंने बताई थी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो बच्चे की इम्प्रूवमेंट यानी कि बच्चे की प्रोग्रेस के लिए होता है। तो ये स्टेटमेंट तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सही है, हमें नॉट वाली चूज़ करनी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सच टेस्ट इज़ टू मेक अ फाइनल जजमेंट about whether students have met the learning goals of the course। इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। थर्ड ऑप्शन, दे अलाउ टीचर्स टू मॉडिफाई देयर ऑन टीचिंग स्ट्रेटजीज। ये भी मैंने बोला था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर जो होता है बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी स्ट्रेटजीज में बदलाव लाता है, उसमें मॉडिफिकेशन करता है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। हमें नॉट करेक्ट वाला ढूंढना है, नॉट ट्रू वाला ऑप्शन चूज़ करना है। दे आर डायग्नोस्टिक इन नेचर। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है ये बात सही है कि डायग्नोस्टिक नेचर का होता है, तो ये भी ट्रू है। हमें चूज़ करना है जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है सेकेंड वाली, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच टेस्ट इज़ टू मेक अ फाइनल जजमेंट, कि ये असेसमेंट इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे के लिए फाइनल जजमेंट लिया जा सके। ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट पहली बात तो फाइनल में या एंड में नहीं होता, ये ड्यूरिंग द क्लास होती है, ठीक है। और इसमें जजमेंट नहीं होता, इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए नॉट ट्रू है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। Question number third. Below are the two statements. One of them is assertion and other is the reason. Read them carefully and choose the correct answer with the help of given option. Assertion and reason. देखो ये assertion और reason वाले क्वेश्चन है। assertion और reason वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? देखो सबसे पहले हमें दोनों की स्टेटमेंट पढ़नी होती है और दोनों में चेक करना होता है कि दोनों में जो कही गई बात है वो अपने आप में ट्रू हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो करनी होती है वो चेक करना होता है कि क्या जो असर्शन है वो ए में कही गई बात का हाउ, वाई और देयरफॉर में आंसर दे पा रहा है। यानी कि अगर ये स्टेटमेंट जो कही जा रही है ए में वो कैसे ट्रू है या क्यों ट्रू है या इसलिए ट्रू है, ठीक है। अगर आर जो है इसका आंसर दे पा रहा है तो वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। असर्शन में स्टेटमेंट है एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सोशल साइंस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग डिफरेंट शेड्स और एट टाइम्स इवनली डायमेट्रिकली अपोजिट आंसर्स। रीजन में कहा गया इट इज़ अ क्रिटिकल फॉर अ सोशल साइंस टीचर टू मूव अवे फ्रॉम द एज ओल्ड हैबिट ऑफ प्रीचिंग टू द पल्पिट। हिंदी में देख लेते हैं। कथन में कहा गया है सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण पक्ष है, अलग अलग भाव वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना। अब ऐसा क्यों होता है? सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका या शिक्षक के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। देखो स्टेटमेंट में कहा गया है कि सोशल साइंस जो है उसका एक पक्ष होता है कि बच्चों के डिफरेंट शेड्स होते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के आंसर्स देते हैं, ठीक है। एक ही टॉपिक के लिए
अलग अलग तरीके के आंसर होते हैं उनके पास। तो ये बात बिल्कुल सही है, हर बच्चा जो होता है वो अलग अलग दिशा में सोचता है, अलग अलग तरीके से सोचता है, इसलिए उसके पास अलग अलग आंसर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न की स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ अ क्रिटिकल फॉर अ सोशल साइंस टीचर टू मूव अवे फ्रॉम द एज ओल्ड हैबिट ऑफ प्रीचिंग टू द पल्पिट। ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक टीचर को ये ज़रूरी है, क्रिटिकल है सोशल साइंस टीचर के लिए कि वो अपनी जो ओल्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज़ थी, जो लेक्चर देने की स्ट्रेटजीज़ थी, उसको बदलकर स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, ठीक है, पल्पिट सेंटर होना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि एक टीचर को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में बदलाव लाते रहना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा जो है वो हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है, क्यों करेक्ट है या इसलिए करेक्ट है, ठीक है। देखो, कहा गया है कि सोशल साइंस में बच्चे जो हैं वो अलग अलग आंसर्स रखते हैं। अब क्यों आंसर्स अलग रखते हैं, इसका आंसर यहाँ नहीं मिल रहा। कैसे आंसर्स अलग रखते हैं, इसका आंसर भी नहीं मिल रहा, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक का आंसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देयरफॉर चेक करते हैं। सोशल साइंस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि हर बच्चा जो होता है अलग अलग अपोजिट आंसर रखता है, इसीलिए चाहिए कि एक सोशल साइंस का टीचर जो है वो अपनी पुरानी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ यानी पुराने पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाके एक नया तरीका अपनाएं। तो यहाँ पर इसीलिए का आंसर मिल रहा है, इसलिए आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों स्टेटमेंट भी सही है और आर जो है वो ए को सही ढंग से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा। देखते हैं, ऑप्शन ए कहता है बोथ ए एंड आर ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों ट्रू हैं। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। आर इज़ अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये गलत होगा। आर तो सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। ए इज़ अ ट्रू बट आर इज़ अ फॉल्स, ये गलत होगा क्योंकि आर भी ट्रू है। ए इज़ अ फॉल्स, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि ए ट्रू है, ठीक है। तो असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो दोनों स्टेटमेंट देख लेनी है, अपने आप में करेक्ट होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ करनी है, रीज़न में ये चेक करना है कि रीज़न जो है वो हाउ, वाई और देयरफॉर का आंसर दे पा रहा है। अगर आंसर वो कर पा रहा है तो वो ए को यानी कि असर्शन को सही ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा है। बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। The use of iron in Indian subcontinent began about 3000 years ago. What task would you give to your student to develop their understanding on such historical episode? Option first is reviewing the book What Happened in the History written by Gordon Childe. Option B, meeting someone from traditional blacksmithing community of your area and gathering information. C, visiting a factory under the supervision of a teacher and noting down the process of making iron. Collecting information by visiting any megalithic site located in Deccan under the supervision of a teacher. भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थी में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, गॉर्डन चाइल्ड द्वारा लिखित बुक व्हाट हैपन इन हिस्ट्री की समीक्षा करना, अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करना। सी ऑप्शन कहता है शिक्षक और शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना। डी, शिक्षक और शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में स्थित किसी पाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी इकट्ठी करना। देखो, क्वेश्चन में कहा है कि बच्चे के अंदर आयरन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है बच्चे को किसी राइटर की बुक दे देनी चाहिए। देखो, बच्चों की नॉलेज को सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित रखना ये सही तरीका नहीं होता उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, बल्कि टेक्स्ट बुक के थ्रू टीचर जो होता है बच्चे की नॉलेज को लिमिटेड कर रहा है, ठीक है। तो ये आंसर, ये ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट होगा।
अगर हम बच्चे में किसी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कराना चाहते हैं तो या तो हमें उसको एक्टिविटी करवानी चाहिए या फिर उसको फील्ड वर्क देना चाहिए। फील्ड वर्क होना चाहिए उसकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी कहता है मीटिंग समवन द ट्रेडिशनल बैक्समिथ कम्युनिटी ऑफ योर एरिया एंड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। बच्चे को किसी लोहार कम्युनिटी से मिलवाना और इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने देना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चा जाकर पूछेगा, क्वेश्चन करेगा, उसके आंसर जानेगा, ठीक है। तो बच्चा इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। विजिटिंग अ फैक्ट्री अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर नोटिंग डाउन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयरन। उसको फैक्ट्री के लिए विजिट करने देना, ये भी करेक्ट होगा। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय विजिटिंग एनी मेगालिथिकल साइट, किसी महापाषाण या ऐसे स्थल पर उसको विजिट करने देना जहाँ से उसको ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिल सके, ठीक है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इन तीनों में बच्चा क्या कर रहा है, वो एक तरह का फील्ड वर्क कर रहा है, प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। जाकर वहाँ पर चीज़ों को डायरेक्ट देख रहा है तो उसकी जो आयरन से रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो और इम्प्रूव होएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जहाँ पर ऑप्शन बी, सी और डी होंगे। तो पहले ऑप्शन में ए तो नहीं है, ए कट हो जाएगा जी, जहाँ जहाँ ए है वो कट हो जाएगा। ऑप्शन सी है बी, सी, डी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू असेस द स्टूडेंट्स थ्रू द प्रोजेक्ट ऑफ वॉलपेपर। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले तो जान लेते हैं प्रोजेक्ट ऑफ वॉलपेपर क्या होता है। प्रोजेक्ट ऑफ वॉलपेपर एक तरह की एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है, एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक दे देता है या बच्चे खुद अपनी चॉइस से भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर बच्चे उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी जो भी नॉलेज होती है उसको किसी चार्ट पेपर पे अट्रैक्टिव ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ऑप्शंस देखते हैं इसकी क्या है। सीइंग द, तो क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों की इस प्रोजेक्ट ऑफ वॉलपेपर एक्टिविटी को टीचर को कैसे असेस करना चाहिए, कैसे उसका आकलन करना चाहिए। ऑप्शन ए, सीइंग द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट बाय द स्टूडेंट्स, सीइंग द प्रेजेंटेशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर बाय द स्टूडेंट्स, C, asking follow-up questions after the presentation on the topic by a student. D कहता है asking follow-up questions before the presentation on the topic by the student. पहले ऑप्शन में कहा गया है विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु का चयन देखकर, विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण देखकर कि बच्चे ने कैसे उसको प्रेजेंट किया है, जो भी टॉपिक लिया है उसको, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के उपरांत उनसे प्रश्न पूछकर, या फिर डी ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से पहले क्वेश्चन पूछकर। देखो प्रोजेक्ट ऑफ वॉलपेपर में क्या है, बच्चा टॉपिक चुनेगा तो हमें देखना है बच्चे ने किस तरह का टॉपिक सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर हम असेस कर सकते हैं बच्चे ने उस टॉपिक को प्रेजेंट कैसे किया है, ठीक है, प्रेजेंट करने का तरीका, क्या उसने चार्ट पर डायरेक्ट लिख दिया है या फिर कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ही क्रिएटिव ढंग से फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसमें माइंड मैपिंग करते हैं, बहुत ही क्रिएटिव ढंग से उसको प्रेजेंट करते हैं। तो उसके बेस पे भी एक टीचर जो होता है स्टूडेंट को असेस कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चंस आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक बाय द स्टूडेंट, बच्चों से जब उन्होंने अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर दिया हो उसके बाद उनसे क्वेश्चन पूछ के, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि क्वेश्चन पूछने से क्या होगा, बच्चों की सब्जेक्ट या टॉपिक रिलेटेड उसकी नॉलेज पता चलेगी कि बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेस पे भी असेसमेंट होता है। तो इसका ऑप्शन सी भी सही है। डी ऑप्शन कहता है कि आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चन बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक बाय द स्टूडेंट। देखो बच्चे ने तो अभी प्रेजेंट ही नहीं किया है अपने टॉपिक को, तो क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सही होगा जिसमें ए, बी और सी होगा। तो इसमें सी नहीं है, इसमें ए, बी, सी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
Which of the following is a true about testing? First is it is a ground for critical examination. Second is it is not a standard for comparison. Third is it is a ground for admission only. Fourth is it is not a trial for a student qualities. देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है टेस्ट के बारे में. तो सबसे पहले आपको तो टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए. टेस्ट होता क्या है, किस लिए लिया जाता है. ठीक है, देखो टेस्ट यानी कि परीक्षण. ठीक है, परीक्षण जो होता है यानी टेस्ट जो होता है वो असेसमेंट के अंदर आता है, असेसमेंट का पार्ट होता है. तो असेसमेंट दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है सबमिटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन. सबमिटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो किस पर्पस से होता है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्वालिटीज़ देखने के लिए. ठीक है, क्वालिटीज़ देखने के लिए. क्वालिटीज़ या वीकनेस जो भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है वो चेक करने के लिए. ठीक है, और सबमिटिव असेसमेंट किस लिए होता है, बच्चे का कंपैरिजन करने के लिए. कंपैरिजन कैसा, उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से, बच्चे की खुद की ही प्रीवियस परफॉर्मेंस से उसका कंपैरिजन करने के लिए, या अदर स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उससे कंपैरिजन करने के लिए. ठीक है, तो टेस्ट दो पर्पज से लिए जाते हैं. तो देखो पहले में कहा गया है यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार होता है. दूसरे में कहा गया है यह तुलना का मापन नहीं है, यह केवल परीक्षा का आधार है, यह विद्यार्थियों के गुणों का परीक्षण नहीं है. देखो पहले में कहा गया है कि ये इट इज़ अ ग्राउंड फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन. देखो ये बात हाँ थोड़ी तो कुछ हद तक सही है कि ये हमें जो आगे आने वाले जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हमें बेस तैयार करता है, हमारे फियर को कम करता है जो टेस्ट होता है. ठीक है, लेकिन हम आगे ऑप्शंस और देख लेते हैं. इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन. इसमें बोला गया है कि टेस्ट जो होता है वो कंपैरिजन के लिए नहीं होता. ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अभी समझाया जो टेस्ट होता है उसमें ऐसे जो सबमिटिव असेसमेंट होता है उसके थ्रू कंपैरिजन किया जाता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत. इट इज़ अ ग्राउंड फॉर एडमिशन ओनली. देखो एडमिशन के लिए टेस्ट होता ज़रूर है, पर टेस्ट सिर्फ एडमिशन के लिए होता है, ये बात बिल्कुल गलत है. ठीक है, इट इज़ नॉट अ ट्रायल ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिटी. ये स्टूडेंट्स क्वालिटीज़ को नहीं चेक करता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है. ये स्टूडेंट की क्वालिटीज़ को भी देखता है और वीकनेस को भी देखता है. ठीक है, तो ये पॉइंट भी गलत है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट प्रोवाइड द बेस फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन, कि ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए हमें एक आधार देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Below are the two statements. One of them is assertion and other is the reason. Read them carefully and choose the correct answer with the help of given option. Assertion कहता है testing has a diagnostic function to indicate the presence or absence of a characteristic. अभी बताया कि टेस्ट जो होता है वो डायग्नोस्टिक नेचर का होता है, यानी कि वो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई करता है और उसकी वीकनेस को भी, यानी उसमें क्या प्रेजेंट है और क्या एब्सेंस है इसको फाइंड करता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, अब रीज़न की स्टेटमेंट को देख लेते हैं, वो भी सही होनी चाहिए. टेस्टिंग इज एन इवेंट और ए सिचुएशन दैट कंप्राइजेज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स दैट एनालाइजेज अ पर्सनस क्वालिटी ऑफ लर्निंग और डेटरमाइंस हिज नॉलेज एबिलिटी. टेस्ट जो होता है उसमें ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉब्लम्स होती है जो एनालाइज करता है किसी पर्सन की क्वालिटीज़. कैसी क्वालिटीज़, सीखने की क्वालिटीज़, उसकी नॉलेज को जांचता है, उसकी एबिलिटी को जांचता है. ठीक है, तो टेस्ट ये सारे काम करता है. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. अब क्योंकि असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है तो हमें ये भी वेरीफाई करना है कि आर जो है वो हाउ, वाई या देयरफॉर में से किसी का आंसर दे रहा है, किसी एक का आंसर दे रहा है. तो पहले तो देखो कहा गया है टेस्टिंग जो है वो डायग्नोस्टिक नेचर की है, तो कैसे है या क्यों है. ठीक है, इसलिए है क्योंकि ये एनालाइज करती है पर्सन्स की क्वालिटी. ठीक है,
डायग्नोस्टिक का मतलब वही हो गया ना जो कि लर्नर्स की क्वालिटीज़ और उसके वीकनेस वाले एरिया को आइडेंटिफाई करता है या एनालाइज करता है। तो इसने यही रीज़न बताया डायग्नोस्टिक नेचर का इसलिए है क्योंकि ये एनालाइज करता है पर्सन की क्वालिटी को, ठीक है। तो आर जो है वो करेक्ट ढंग से एक्सप्लेन करता है ए को। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड आर दोनों ट्रू हो, ठीक है, दोनों ट्रू है। और आर जो है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, सही ढंग से एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि आर सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि आर भी ट्रू है। ए इज़ फॉल्स, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ए ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया। बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, रीड देम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, इन द स्कूल एजुकेशन पेपर पेंसिल टेस्ट आर द ओनली वे ऑफ टेस्टिंग द लर्नर्स। स्टेटमेंट 2 कहता है ड्यूरिंग द टेस्टिंग इन स्कूल्स वैल्यूज एंड नंबर्स आर असाइन टू रिप्रेजेंट दैट द लर्नर हैज़ परफॉर्म्ड। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, पहले एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। कथन 1 कहता है विद्यालयी शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। मतलब कि अगर बच्चों की नॉलेज को चेक करना है तो सिर्फ रिटन टेस्ट ही होना चाहिए, ठीक है। कथन 2 कहता है विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाता है, यानी कि बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस के लिए मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया था कि स्कूल एजुकेशन में पेपर पेंसिल टेस्ट आर द ओनली वे ऑफ टेस्टिंग द लर्नर्स। देखो पेपर पेंसिल टेस्ट यानी कि रिटन टेस्ट जो होता है वो एकमात्र ऐसा तरीका नहीं है जो कि लर्नर की जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करता हो। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, जैसे कि आप बच्चों का ओरल टेस्ट ले लो, ठीक है, बच्चों का ओरल टेस्ट लिया जा सकता है, बच्चों को एक्टिविटी करवाई जा सकती है, उसके थ्रू भी उनकी नॉलेज को चेक किया जा सकता है, ठीक है। और मतलब और भी ऐसे तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम बच्चे की नॉलेज को चेक कर सकते हैं, सिर्फ रिटन टेस्ट ही नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। ड्यूरिंग द टेस्टिंग इन स्कूल वैल्यूज एंड नंबर्स आर असाइंड टू रिप्रेजेंट दैट लर्नर हैज़ परफॉर्म। देखो बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है या बच्चों परफॉर्म कर चुके हैं, इसको दिखाने के लिए हम बच्चों को मार्क्स देते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए उनको मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही होगी। हालांकि ये डाउट हो सकता है कि बच्चों को स्कूल में वेरी गुड, गुड और एक्सीलेंट जैसे वर्ड्स का भी तो यूज़ किया जाता है, वो भी तो बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए ही होता है। हाँ, ये बिल्कुल होता है, लेकिन ये क्या होता है, बच्चों की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए या उनको बच्चे को और बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए एनकरेज करने के लिए होता है, ठीक है, ये शब्द, ये वर्ड्स। जबकि वैल्यूज़ और नंबर्स ये दिखाता है कि बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग हो और स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू हो। तो ऑप्शंस देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि एक स्टेटमेंट इनमें से सही है। थर्ड स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, क्या स्टेटमेंट 1 ट्रू है? नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। फोर्थ जो लास्ट ऑप्शन बचा वो करेक्ट होगा, जहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स है एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ये। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हुई हो और सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।